नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले पार्ट में। और आज इस पार्ट में हम देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये होता क्या है? तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बनाती हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट दो तरीके से इसमें इफेक्ट आता है। इन्वेस्टमेंट या तो बढ़ेगी या घटेगी। अब इन इस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है, इस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? आईएफआर। क्या कह देते हैं दोस्तों? आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इस आईएफआर में हमारे पास आ जाते हैं पांच केसेस। पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और आखिर में आ जाता है पांचवा। पहला केस क्या होता है कि क्वेश्चन में नो इन्फो, क्वेश्चन में इन्फो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। पार्ट केस टू में क्या होता है? मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू इज सेम, ठीक है, सेम है। मार्केट वैल्यू जो है सेम है जितना हमने इन्वेस्ट किया था। अभी जो वैल्यू चल रही है मार्केट में, जैसे मान लो हमने 1 लाख रुपए लगाए थे और मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट का रेट जो चल रहा है, उसका जो शेयर प्राइस मान लो चल रहा है, वो 1 लाख ही चल रहा है। तो सेम चल रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। थर्ड केस में क्या हो गया? थर्ड केस में क्या होता है कि वैल्यू लेस हो गई हमारी, ठीक है, हमारे डिक्रीज आ गया उसमें, ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। लेकिन डिक्रीज जो है वो लेस है रिजर्व से, डिक्रीज जो है वो लेस देन रिजर्व। मान लो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, वो 90,000 की हो गई और हमारा रिजर्व जो था वो 20,000 का, ठीक है, इस तरीके से। और चौथा केस जो है कि भाई डिक्रीज हो गया, लेकिन वो केस में क्या होगा? डिक्रीज तो हो गया लेकिन मोर देन रिजर्व, रिजर्व से भी ज्यादा हो गया डिक्रीज, ठीक है। रिजर्व जितने का था, मान लो ये 70,000 हो गई और 20,000 का रिजर्व था हमारा। और पांचवा केस क्या हो जाता है कि इंक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंक्रीज हो गया पैसा, पैसा बढ़ गया, ठीक है। तो रिजर्व को तो इसमें देखना ही है। तो पांचों केसेस को समझते हैं। तो केस नंबर वन, तो केस नंबर वन और टू, ठीक है, दोनों में सेम चीजें होंगी। जब इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, इन्फो नॉट गिवन होगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है तो आपने एज्यूम कर लेना है कि मार्केट वैल्यू इज सेम। आप ये सोच लीजिएगा कि मार्केट में जो वैल्यू है वो सेम चल रही है। अब सेम चल रही है तो क्या करना है आपको? आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आईएफआर अकाउंट डेबिटेड और पैसा किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपका फर्स्ट और सेकंड केस डील हो जाएगा। लेकिन जब हम थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस में क्या हो रहा था? हमारी इन्वेस्ट जो डिक्रीज है, डिक्रीज इज लेस देन रिजर्व, रिजर्व से कम डिक्रीज हुआ है, ठीक है। मतलब रिजर्व हमारा जो है, आईएफआर जो है, वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों? 20,000 का। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1 लाख की। और अब जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो हो गई है 90,000 की। तो डिक्रीज कितने का आ गया दोस्तों, बताइए? तो डिक्रीज आ गया यहाँ पे 10,000 और रिजर्व है हमारा 20,000। तो क्या करना है? तो आपने लिखना है आईएफआर अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। अब ये जो 10,000 का गैप था ये हमने रिजर्व से पूरा कर दिया, ठीक है। 20,000 का रिजर्व था और 10,000 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट में डाल दिए उससे। तो बचा 10,000 कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपने क्या करना है? याद रख लेना है इस चीज को, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस बहुत ही इजी। अब आ जाते हैं हम फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या बोल रहा है कि डिक्रीज इज मोर देन रिजर्व, मोर देन रिजर्व, रिजर्व से ज्यादा का डिक्रीज हो गया है। मतलब
आईएफआर जो हमने बनाया था कंपनी में वो बना था 20,000 का, लेकिन मार्केट वैल्यू जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो थी 1 लाख, ठीक है। और अब मार्केट वैल्यू जो है उसकी वो हो गई है 70,000। कितनी हो गई दोस्तों? 70,000। तो कितने का डिक्रीज आ गया दोस्तों? तो 30,000 का डिक्रीज आ गया। मतलब एक्चुअल में हमारी इन्वेस्टमेंट से जो हमारा रिजर्व है उससे ज्यादा है ना। ये रिजर्व डिक्रीज जो है वो ज्यादा है और रिजर्व जो है वो कम है। तो इस केस में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कम है वो कौन पे करेगा? पार्टनर्स पे करेंगे ना। किस रेशो में पे करेंगे? तो ओल्ड रेशो में पे करेंगे। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी? आईएफआर अकाउंट डेबिटेड, साथ में पार्टनर्स भी पे कर रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा। और अगेंस्ट में किसके होगा? ये इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जैसा कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में किया था कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली डेबिट नहीं करते हुए हम उसमें क्या लिखते थे? रीवैल्यूएशन लिख देते थे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों? रीवैल्यूएशन आएगा, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर डबल इफेक्ट शो करना होता था तो रीवैल्यूएशन को इस बार क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और ये रीवैल्यूएशन को कौन झेलेगा? पार्टनर्स झेलेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो ये दो एंट्री आपने याद रखनी है। केस 4 में आपकी दो एंट्रीज होंगी। अब आते हैं हम केस नंबर 5 पे, लास्ट केस पे, जिसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज आ जाता है वैल्यू। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जब वैल्यू बढ़ रही है तो सबसे पहले तो आईएफआर जो बनाया था उसका कोई काम ही नहीं है। अगर उसका कोई काम ही नहीं है तो उसे तो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पहली एंट्री तो यही बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? फर्स्ट एंट्री आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री तो यही होगी। उसके बाद क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट जो पैसा एक्स्ट्रा बढ़ा है वो हमारे खाते में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो होगा वो डेबिट आ जाएगा। और खाते में आ रहा है तो डायरेक्टली पार्टनर्स को नहीं शो करते हैं हम, किसको शो करते हैं? फिर रीवैल्यूएशन को शो करते हैं। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब पैसा आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन का जो पैसा आया था वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स को। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये तीन एंट्रीज हमारी केस 5 में बनेंगी। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बने रहिए चैनल पे। जल्द आएंगे आपके पास रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर। और फिर मिला जुलाकर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गुडविल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत।